फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता रही है, जो उसके बीच काफ़ी डिस्टेंस रहा है। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में करीबन 200 साल का डिस्टेंस रहा है, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है, इसकी शुरुआत जो है 1500 ईसा पूर्व हुई और हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ 1700 ईसा पूर्व हुआ। इस प्रकार 200 सालों का काफ़ी डिस्टेंस मिलता है इन दोनों सभ्यताओं के विकास में या बढ़ने में। तो चलिए हम जानेंगे कि किस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है वो कैसे अलग रही है जो वैदिक संस्कृति रही है। हम आपको बता दें कि जो भारत का इतिहास पहले लिखा जाता था वो वैदिक संस्कृति से ही लिखा जाता था, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पास इतिहास के सारे साक्ष्य उपलब्ध हो गए और इतिहास जब लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तब हम जो है वैदिक संस्कृति से ना करके सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है वो एक नगरीय सभ्यता रही है। इसके अपोजिट जो वैदिक संस्कृति है एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट है दोनों में। जैसे कि भारत का जो इतिहास है उल्टा शुरू हुआ है कि पहले जो थी नगरीय सभ्यता थी और बाद में जब वैदिक संस्कृति आई तो ये एक ग्रामीण सभ्यता रही है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार ये दोनों सभ्यताएं भिन्न रही हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो अथवा वैदिक सभ्यता हो, ये दोनों ही प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इससे जो है एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वो सारे प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर सकूं, ताकि एग्ज़ाम में आपके वो प्रश्न छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में मोस्टली बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 6 ईसा पूर्व तक रहा है, 600 ईसा पूर्व तक। जैसे कि आप जानते हैं 600 ईसा पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत हो जाती है। 16 महाजनपद का काल कहा जाता है। तो उससे पहले का जो काल रहा है वो सब क्या है, वैदिक सभ्यता रही है, वैदिक काल रहा है। आखिर ये वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? तो ये वेदों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता का नाम पड़ा, क्योंकि जो आर्य थे वो आर्यों ने वेदों की रचना की और वेद से ही जो मुख्य स्रोत है वैदिक सभ्यता को जानने के लिए वो वेद ही हैं। इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। अब हम जानते हैं कोई भी इतिहास हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो इतिहास में, तो उससे पहले चाहे वो कोई भी डायनेस्टी पढ़ें, उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उसको जानने के स्रोत कहाँ से मिले हैं। आखिर वो जो इतिहास है, चाहे वो कोई भी इतिहास हो, वो हमें पता कहाँ से चल रहा है। जैसे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता है तो हमको मालूम कहाँ से चला है कि ये वैदिक संस्कृति भी रही है या वैदिक सभ्यता भी रही है। तो इसको जानने के लिए जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं या जो भी स्रोत हैं जिसके द्वारा इतिहास लिखा जाता है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जो वैदिक संस्कृति है इसको जानने के हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो है हमारे पास कौन से स्रोत हैं, दो स्रोत में एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो उत्खनन के द्वारा या खुदाई के द्वारा जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो भी सामग्री मिलती है, चाहे वो मृदभांड हो जाए, अभिलेख हो जाए, ये सब सारी चीज़ें क्या आएंगी? ये सब सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत में है वो क्या है? अभिलेख है एक। क्या है? बोगास कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व में हमको प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य एशिया से मिला, जिसमें वरुण, मित्र, इंद्र तथा नात्स्य देवता का वर्णन मिलता है। किस किस देवता का वर्णन मिलता है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवता का वर्णन मिलता है।
जो कि आप जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ से मिला है, मध्य एशिया से मिला है। लेकिन ये मिला तो हमें मध्य एशिया से है, लेकिन फिर भी जो है इंद्र और मित्र और वरुण देवता का नाम इसमें लिखा हुआ है। दूसरा है हमारे पास मृदभांड है, एक तो गौरिक मृदभांड है और दूसरा चित्रधूसर मृदभांड है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। अब ये देखिए मित्रों, ये क्या है, बोगाज कोई का अभिलेख है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें उत्कृष्ट है, कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले इतिहास जो था कितने भागों में बांटा गया था। एक तो प्रागैतिहासिक काल था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, लिखित साक्ष्य तो मिले जिनकी चित्रात्मक थी, जबकि उनकी जो लैंग्वेज थी सिंधु घाटी सभ्यता की, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता रही है ये एक ऐतिहासिक काल है, क्योंकि इसमें जो साक्ष्य मिले वो लिखित भी मिले, दूसरे इसे पढ़े भी जा सके, तो इसलिए ऐतिहासिक जो है सभ्यता थी। ये देखिए मृदभांड जो कि किस तरीके से है, ये चित्रधूसर मृदभांड है, ये है गेरुए रंग का जो मृदभांड है। इस तरीके से आपके दो प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बारे में आगे हम वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी फ़िलहाल आप नाम देख लीजिए। अब आगे है पुराण। पुराण भी है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों याद कर लीजिए इसे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांत, वेदांतों की संख्या कितनी है, 6 है। और ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ या एक तरीके से जो वो थे वेद थे, उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उनको आसानी से समझने के लिए, जैसे कि कौशिकी, ऐत्रेय, ये सब किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये जो है ऋग्वेद के हैं। शतपथ, तैत्तिरीय ये यजुर्वेद के हैं। पंचविश सामवेद का है। अथर्ववेद का गोपथ है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो वैदिक सभ्यता थी इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता क्यों हुई, क्योंकि जो आर्य थे, आर्य का शाब्दिक, आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। किस मामले में अच्छा, भाषा के मामले में, न कि जाति के मामले में। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, हमने पहले ही बता दिया आपको। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हमने बताया कि जो वैदिक सभ्यता रही है कैसी सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों का आगमन कैसे हुआ, तो आर्यों के आगमन के बारे में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। तो इस मतभेदों के बारे में जो लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध मत है वो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए। ये किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आर्यों का मध्य एशिया का जो विचार दिया कि आर्य मध्य एशिया से आए, ये विचार किसका था, मैक्स मूलर का था। आर्य तिब्बत से आए, ये भारतीय विचारक हैं। कौन है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने कहा जो आर्य आए वो कहाँ से आए, वो तिब्बत से आए। दूसरा है उत्तरी ध्रुव, या तो कह सकते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से आए, उत्तरी ध्रुव कहेंगे या आर्कटिक प्रदेश कहेंगे। अब हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक प्रदेश में कैसे, ऐसे देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका पृथ्वी हो गई, ये आपका रहेगा आर्कटिक वृत्त है, यहीं पे है उत्तरी ध्रुव। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य जो है यहीं से भारत में आए। अब हम थोड़ा सा मैप के थ्रू जानेंगे कि आर्य आखिर आए किधर से। तो ये देख रहे हैं जैसे कि ये इंडिया है आपका, ये इंडिया हो गया आपका, और यहाँ से ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये वाला एरिया, ये चाइना हो गया, ये रहा आपका मध्य एशिया, क्योंकि ये रहा भूमध्य सागर।
तो इधर ही है। पहले ये बहुत 600 BC का पहले का ये मैप है। तो आप देख सकते हैं आर्य लोगों का मानना था, जो मैक्स मुलर थे उनका मानना था, जो आर्य थे ये मध्य एशिया के आसपास आए। जो आधुनिक समय पे अगर हम आप देख सकते हैं तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आर्य जो है यहीं से आए, उनका मानना था ऐसा। आगे जो आर्य आए वो भारत में कहाँ से प्रवेश किए, तो ये रहा आपका पाकिस्तान का मैप और ये रहा इंडिया का मैप बगल में। तो यहाँ से ये है खैबर दर्रा, और जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। ये देखिए अभी आधुनिक समय का ये दर्रा है, देखिए इस तरीके से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के मध्य में स्थित है। और यहीं से जो पहले आपको पता है पहले जो पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा था, तो यहीं से जो है आर्य भारत में प्रवेश किए, यहीं से भारत में आए। अब आर्यों की भौगोलिक विस्तार देख लें। सबसे पहले आर्य जो आए तो इस एरिया से मैंने बताया था आपको कि ये खैबर दर्रे से यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आए, तब इनको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था तब, क्योंकि ये 7 नदियों का समूह था इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। फिर आर्य थोड़ा और आगे बढ़े जो कि गंगा नदी के दोआब का क्षेत्र था, तब यहाँ आए। इसके बाद ये पूरे एरिया में फैल गए, तब इसको आर्यावर्त कहा गया। इस तरीके से जो आर्य थे वो किस तरीके से भारत में आए और उन्होंने अपना विस्तार किया। अब ये वेद हैं, 4 वेद हैं, मैंने पहले भी रिकॉल कर लीजिए फिर से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इतिहास जानने से पहले उसकी जो मूल है वो आखिर हमें पता कहाँ से चल रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में जो है ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं और जो ऋचाएँ हैं, श्लोक हैं। तो ऋचाओं का मतलब श्लोक का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। यह केवल गद्य में है। ये किस में है, ये जो ऋग्वेद है ये गद्य में लिखा गया है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना अगर क्वेश्चन आ गया सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल का क्या मतलब है, 10 चैप्टर है। जैसे कि किसी भी बुक जो पढ़ते हैं आप उसमें नॉर्मली चैप्टर दिए होते हैं, तो इसी तरीके से ऋग्वेद में कितने चैप्टर हैं या कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं टोटल। इसमें श्लोक कितने हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह के ज्ञान को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसी तरीके से इसमें कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक है। इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अब है मंडलों का विस्तार से चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मंडल है वो कौन सा मंडल है, जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा मंडल है। तीसरे मंडल के बारे में हम जानेंगे। तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वो सावित्री को समर्पित है। सावित्री मतलब सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे तो कोई भी कहेगा गायत्री जी को समर्पित है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है सूर्य देवता को। फिर 7वां मंडल। 7वां मंडल किस में क्या लिखा हुआ है, 7वें मंडल में है आपका ये रहा भारत का प्रथम युद्ध, या ये कह लें कि विश्व का प्रथम युद्ध जो हुआ वो क्या हुआ, 10 राज्य युद्ध हुआ। 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें एक राजा थे सुदास जो थे। 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। ये मोस्टली युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ था। कौन कौन के बीच में हुआ था, आर्य तथा अनार्य के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी जीत हुई थी, सुदास जी की जीत हुई थी, जो सुदास नाम के राजा थे। इस तरीके से 8वां मंडल में क्या है, 8वां मंडल में जो है इसको हस्तलिखित है, इसको हाथ के द्वारा ये
लिखित है, जिसे खिल कहते हैं। 10वें मंडल जो 8वां मंडल, इसका अन्य नाम भी है, इसको खिल कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आपका 9वां मंडल, 9वां मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में आपके सोम देवता का वर्णन है। इस तरीके से हम फिर एक बार रिकॉल करते हैं। जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है, तीसरे मंडल में है आपका गायत्री मंत्र है, जो सूर्यदेव को समर्पित है। और 7वां मंडल इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दशराज का युद्ध है, जिसमें जो राजा शिवदास रहते हैं उनकी उसमें विजय होती है, और बाकी आर्य और अनार्य के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये कह सकते हैं कि ये भारत का प्रथम युद्ध था, यूँ कह ले तो विश्व का ये प्रथम युद्ध था। 8वां मंडल, 8वें मंडल में क्या है, तो 8वें मंडल का अन्य नाम क्या है, खिल्ले है। और 9वां मंडल जो किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल जो समर्पित है वो समर्पित है सोम देवता को समर्पित है। अब है भारत का अब इस तरीके से युद्ध हुआ। अब हम 10वां मंडल पढ़ते हैं। 10वां मंडल वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, जो अभी समाज में विद्वान है, ये जो है वर्ण व्यवस्था सबसे पहले जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, ऋग्वेद मिलती है। कौन से चैप्टर में मिलती है, तो 10वें चैप्टर में मिलती है, मतलब 10वें मंडल में मिलती है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद जब लिखा जा रहा था तो सबसे पहले 2 नंबर का चैप्टर लिखा गया था, और 2 नंबर से लेके 7 नंबर तक पहले चैप्टर लिखे गए थे। यूँ कह लीजिए कि पहले 2 मंडल से लेके 7 मंडल तक पहले लिखे गए, इसके बाद फर्स्ट और जो लास्ट 3 बच गए वो बाद में लिखे गए। 10वां मंडल भी बाद में लिखा गया। तो इसमें जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों की, इसमें ही उल्लिखित है। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जो कि कर्म के आधार पे विभाजित थे। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे विभाजित थे। और इसमें जो वेद है, इसमें जो है 250 श्लोक अग्नि देवता को, और 250 जो है किसके लिए समर्पित है, 250 इंद्र देवता को समर्पित है श्लोक, और 200 अग्नि देवता के लिए श्लोक जो है इसमें समर्पित है। अब हम पढ़ेंगे आगे। और वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऐसा लिखा गया है इसमें कि जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के मुख से जो वो हुए ब्राह्मण हुए, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। जो क्षत्रिय हुए वो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए, जो वैश्य हुए वो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हुए वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। इस तरीके से 10वें मंडल में आपको वर्णन देखने को मिलता है। देखिए ये वर्ण व्यवस्था है। जो ब्राह्मण होंगे वो वेद पुराण पढ़ेंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो राज्य की रक्षा करेंगे, क्षत्रिय वर्ग के जो थे वो कृष्ण थे। इस तरीके से जो वैश्य होंगे वह व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे अलग अलग तरीके से। जो शूद्र होंगे वो सेवा करेंगे। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में क्या है, यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए, स्वर पाठ के लिए जाना जाता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। ये ऐसा वेद है, कभी कभी ये प्रश्न एग्ज़ामों में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद में वर्णन किसका किया गया है, तो इसमें मंत्रों का मोस्टली किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें मंत्रों का वर्णन किया गया है। और बलि के समय जो अनुपालन, जो भी नियम है, जैसे जब बलि दी जाती है तो कौन कौन से नियम का पालन करना है, कौन कौन सा मंत्र पढ़ना है, इस तरीके की जो बातें लिखी गई हैं किस में लिखी गई हैं, यजुर्वेद में लिखी गई है। देखिए य से क्या होता है, य से यज्ञ होता है, और य से यजुर होता है। तो जो यज्ञ के बारे में, यज्ञ के समय जो नियम कानून पालन करने थे, जो इन मंत्रों का उच्चारण करना था, जो जिस तरीके से आहुति देनी थी, ये सब सारे जो नियम लिखे गए हैं। और बलि के समय कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस तरीके से बलि देनी है, इस तरीके की जो बातें लिखी गई, कहाँ लिखी गई, यजुर्वेद में लिखी गई। य से क्या हो जाएगा, देखिए यजुर्वेद की शुरुआत भी य से होती है और यज्ञ की शुरुआत भी य से होती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और जो यजुर्वेद को पढ़ता था उसे क्या कहते थे, उसका नाम, उसको अधर्यु कहा जाता था। इसे भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
हमने पहले ही बता दिया, ये जो वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभक्त है, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वात्स्यायनीय संहिता भी कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और शुक्ल यजुर्वेद अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 40 अध्याय हैं, मतलब इसमें 40 चैप्टर हैं और इसके अलावा प्रत्येक का किसी न किसी यज्ञ से संबंध है या यज्ञ के बारे में नियम कानून लिखा हुआ है। और अंतिम अध्याय जो है ईशो उपनिषद है, जिसका विषय याज्ञिक न होकर दार्शनिक रहा है। दार्शनिक क्यों हो गया? क्योंकि इतना ज़्यादा कर्मकांड इस जो है आ गया, इसमें बलि हो गया, यज्ञ हो गया, इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैल गया, लास्ट में इसमें जोड़ा गया वो ईशोपनिषद हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें इसके बाद जो है ज्ञान की बातें कही गई। अब पढ़ते हैं हम सामवेद। सामवेद में क्या लिखा है? सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक कह सकते हैं। सामवेद क्या है? ये केवल पद्य में है, इसे गाकर, मतलब जो श्लोक होते हैं जैसे कि आप जानते हैं रामायण कभी कभी गाँव में या अभी भी होता है, या फिर कीर्तन होता है तो लोग श्लोक पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, गाकर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो पहले पढ़ा जाता था ये सामवेद जो था ये गाकर श्लोक का उच्चारण किया जाता था। इसको 3 भागों में बांटा गया है, कौथुम, रामायणी, जैमिनी, तीनों का मिलाकर जो है 1810 मंत्र हैं। और इसमें जो है ये सब क्या है? गाए जाने वाले मंत्र हैं। भारतीय संगीत का इसे जनक कहते हैं। जो 7 सुरों का है, सारे गामा पादा निशा, ये जो है ये 7 सुरों का जो जनक है कौन है? सामवेद है। ये किस में है? तो ये है आपका गद्य में। यजुर्वेद किस में था? गद्य और पद्य दोनों में। और ऋग्वेद जो था केवल गद्य में था। इस तरीके से देखिए संगीत जो है, संगीत का जो उदय हुआ किससे हुआ? सामवेद से हुआ। अब है अथर्ववेद। ये लास्ट वेद है आपका, सबसे अंतिम वेद है। और इसमें किस चीज़ की बात कही गई है तो इसके बारे में चलिए विस्तार से हम लोग पढ़ लेते हैं। वेदों में अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लीवाद। क्या नाम है इसका? शौनक और पिप्लीवाद। अब इसमें अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839 है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही ज्यों के त्यों इसमें लिख दिए गए हैं और 20 अध्याय हैं। 731 शब्द इसमें संगठित हैं। अथर्ववेद जो की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में क्या क्या चीज़ें हैं? रोग निवारण के बारे में, मतलब औषधि के बारे में, रोग निवारण के बारे में है, औषधि के बारे में है आपका, और तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महता आदि सब सारी चीज़ों के बारे में किस में वर्णन मिलता है आपको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अंतिम वेद है। इसके बाद जो है इतना कर्मकांड बढ़ गया था कि लोग अंधविश्वासों में विश्वास करने लगे थे, जैसे कि जादू टोना, और इतना ज़्यादा अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास फैल गया था कि पूरा इसमें अंधविश्वासों का ही वर्णन है। और साथ ही चिकित्सा पद्धतियों का भी वर्णन है, जो औषधियों हैं उसके बारे में भी वर्णन हमको इसमें मिलता है। अथर्ववेद में ही कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिए। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, सभा क्या थी, समिति क्या थी आगे। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। अब आ गया आपका वैदिक काल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैदिक काल था उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था ऋग्वैदिक काल
जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि कितने से शुरू हुआ था, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए हम पहले आज जानेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में सारी चीज़ें। अधिकांश विद्वानों का मत था आज से ये जो है खैबर दर्रे से भारत में ये प्रवेश किए थे। मैंने पहले ही बता दिया, जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, आर्य जो कहाँ से आए थे वो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। कहाँ प्रवेश किए थे, जैसे कि आप जानते हैं ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। तो ये पूरा पाकिस्तान था पहले, जो भारत का हिस्सा था। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले पश्चिमोत्तर पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले बसे। तो भारत को अपना जो है निवास स्थान कहाँ बनाया, तो पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पूर्व की ओर बढ़े, इधर बढ़े, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक फैल गए, पूरा नीचे तक जो है फैल गए, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैल गए, जब आर्यावर्त ये कहलाया। ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो मध्य एशिया के थे, कैस्पियन सागर के पास के थे। ईरान की पवित्र पुस्तक जो है जिंद अवस्था और बोगाज कोई अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य जो थे ईरान से होकर भारत आए थे। हमने पहले ही आपको बताया कि जो बोगास कोई अभिलेख था, जिसमें मित्र, इंद्र और वरुण देवता का उल्लेख मिला था, जो कि भारत में जो वैदिक संस्कृति के लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वो लोग भी इनकी पूजा करते थे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि काफ़ी इनकी जो कल्चर थे, काफ़ी इनकी जो संस्कृतियाँ थी, काफ़ी मैच करती थी। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि वहाँ से ही ये लोग आए थे। आर्यों के आगमन के पश्चात सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब के आसपास इनके बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके पश्चात उनका प्रसार पूर्व की ओर होने लगा। कालांतर में ये निम्नलिखित तरीके से हम आप देखेंगे हम आगे किस तरीके से ये फैले। इनकी सामाजिक संरचना, इनकी क्या विशेषता रही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। जैसे आज का समाज है तो आज के समाज का क्या स्ट्रक्चर है, या सिंधु घाटी समाज था तो वो किस तरीके का समाज था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर जानेंगे, सामाजिक संरचना जानेंगे। सबसे पहले कुटुंब, फैमिली, या यूँ कह लें परिवार। तो जो इनका परिवार था ये कैसा था, पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको बताया था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन ये क्या है, पितृसत्तात्मक है। जो परिवार का मुखिया होगा कौन होगा, पिता होगा, और जो पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति का अधिकारी होगा वो कौन होगा, पुत्री ना हो के पुत्र होगा। इस तरीके से ऋग वैदिक काल में जो कुटुंब था, जो परिवार था, वो एक तरीके से पितृसत्तात्मक परिवार था। आज भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर परिवार जो है पितृसत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलती है। फिर स्त्रियों की दशा क्या थी, तो स्त्रियों की जो दशा थी, पर्दा प्रथा जो था ये प्रचलित नहीं था। स्त्रियों की दशा में स्त्रियों की जो दशा थी अच्छी थी। ये शिक्षा भी प्राप्त कर सकती है, साथ ही साथ में राजनीतिक संस्थाओं में भी शामिल होती थी। जब कोई यज्ञ होता था, कोई पूजा होती थी, तो ये सब सारी स्त्रियों को जो है भाग लेने का अपने पति के साथ अधिकार प्राप्त था। विवाह पद्धति कैसी थी, तो उस समय जो विवाह पद्धति थी, राजा केवल बहुविवाह कर सकते थे, लेकिन अन्य जो सामान्य लोग थे, जो सामान्य जीवन था, वो केवल एक विवाह ही उसमें प्रचलित था। दहेज तथा पुनर्विवाह मान्य था। मतलब विवाह के अवसर पे, जैसे कि अभी भी हमारे समाज में आप देख सकते हैं कि दहेज से न जाने कितनी लड़कियां जलाई जाती हैं या मार दी जाती हैं। तो ये जो कल्चर आया है वो कहाँ से आया है, ऋग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तभी से चला आ रहा है कि दहेज जो है लोग शादी में देते थे। एक नया, लेकिन उस समय के दहेज में और आज के दहेज में अंतर था, क्योंकि उस समय जो दहेज दिया जाता था वो जो जोड़ा होता था उनको एक नई गृहस्थी बसाने जा रहा होता था, एक तरह से आर्थिक सहयोग देने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज तो एक तरीके से व्यापार बन गया है। और पुनर्विवाह की मान्यता जो थी वो थी, जो विधवा स्त्री थी वो अपने जो देवर है, जो मतलब उसके पति का भाई है, उससे वो विवाह कर सकती थी।
अब भोजन भोजन क्या करते थे, तो भोजन में ये जौ और मांस प्रेमी थे, ये बकरी का मांस और भेड़ का मांस, और बहुत शादी विवाह के अवसर पे ये बैल का मांस जो है खाना प्रीफर करते थे, साथ ही साथ में खाते थे। लेकिन गाय को मारना ये जघन्य अपराध माना जाता था। गाय का मांस नहीं खाते थे, गाय को मारना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था ऋग वैदिक काल में। और जो ये लोग विभिन्न अवसरों पे, जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी हमारे समाज की एक परंपरा रही है कि होली वगैरह पे लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग भी विशेष ओकेज़न पे जो है सूरा नामक एक जो है मादक द्रव्य का सेवन करते थे। क्या नाम था? सूरा नाम था। या सोम रस का प्रयोग करते थे। अब वेशभूषा, इनका वेशभूषा कैसा था? तो ये नीचे जो कमर के नीचे पहने जाते थे, नीचे जो पहनी जाती थी या नीची, वो कमर के नीचे पहनने जाने वाला एक वस्त्र था। वास क्या था? वास जो शरीर पर धारण किया जाता है, जिसे अंगरखा कहते हैं। अधिवास जो ऊपर से चादर की तरह धारण किया जाता है, जैसे कि जो भी चादर के, जैसे कि लोग अभी स्त्रियां दुपट्टे लेती हैं ऊपर से ओढ़ लेती हैं, तो वो क्या है, वो अधिवास कहा जाता था। और आभूषण में स्त्री पुरुष दोनों ही मतलब पहनते थे, कानों में और कंठमाला अंगूठी आदि सभी धारण करते थे। अब गृह व्यवस्था कैसी थी इनकी? जो इनके जो घर बने होते थे वो बांस के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। जो घर थे बांस के बने होते थे। और मृतकों का संस्कार कैसे करते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, मृतकों का संस्कार कैसे किया जाता था ऋग वैदिक काल में, तो लोग शवों को जला के तथा गाड़ के अंतिम संस्कार करते थे। मनोरंजन कैसे करते थे, तो विभिन्न अवसरों पर रथ दौड़, घोड़ दौड़, ये सब का आयोजन करते थे। और नाच गाना स्त्री पुरुष दोनों मिलके ही करते थे, दोनों ही शौकीन थे। हाथ से तथा मुंह से फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्रों का भी ये लोग प्रयोग करते थे। शिक्षा कैसी थी, तो वैदिक काल की शिक्षा तो जैसे आप जानते हैं, बहुत बार आप सुने भी होंगे कि जो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो कैसी शिक्षा थी कि जो अभी भी जो राजा थे, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, अगर रामायण आपने सुनी होगी, तो जो राम रहते हैं वो जाते हैं शिक्षा धारण करने के लिए, गुरुकुल जाते थे। तो इस तरीके से जो पहले जो आर्यों की शिक्षा थी, वो जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाके, मतलब गुरु के घर जाके जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहाँ पे वो वेद का जो है अध्ययन करते थे, और उसका ध्वनि से, मतलब केवल लिखित नहीं बल्कि लिखते नहीं थे, केवल बोल कर श्लोकों को वो लोग याद करते थे, मंत्रों को याद करते थे उस समय। इस तरीके से देखिए ये सीन है, किस तरीके से ये लोग जो है गुरु के समक्ष बैठ के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं उनके घर जाके, अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाके। अब धार्मिक संरचना देख लेते हैं। धार्मिक संरचना कैसी थी, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। जो भी इनका ऐसा मानना था, क्योंकि प्रकृति में रहते तो प्रकृति की ही पूजा करते थे। प्रकृति जैसे वायु हो गए, अग्नि हो गए, जो भी देवी देवता रहते थे इनके, इन्हीं की पूजा ये लोग करते थे। आर्यों का धर्म बहुत ही सरल था। प्रकृति के रूप में आर्य अनेक देवताओं की पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, इंद्र की पूजा करना, और फिर वायु की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, आदि देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। यज्ञ, आर्यों के धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। आर्यों ने निराकार ईश्वर की पूजा की। ये लोग यज्ञ आदि का प्रयोग करते थे। ऋग वेद काल में अनेक प्रकार के यज्ञ के प्रचलन थे, कई प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, जो कि एक तो घरों में किया जाता था या तो सामूहिक रूप से किया जाता था। अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित किया जाता था, और उसमें दूध और अन्न की आहुति देकर चारों ओर से घूम घूम के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। इनका मानना था कि जो भी हम आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, वो धुएं के माध्यम से सीधे कहाँ जाएगा, भगवान के पास पहुँच जाएगा, और वो उनकी प्रार्थना सुन लेंगे। इस तरीके से लोग सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे। देखिए यहाँ स्त्री भी बैठी है, तो इस तरीके से आप कह सकते थे स्त्रियों की जो दशा थी उस समय की अच्छी थी। लोग, स्त्रियां जो थी यज्ञ में भाग लेती थी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के। अब है राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना
राजा राजा का स्थान उस समय था, लेकिन राजा का कार्य क्या था? राष्ट्र का अधिपति जो होता था या शांति बनाने का युद्ध काल दोनों ही में जनता का, चाहे वो युद्ध काल हो या शांति का काल हो, दोनों में जो नेतृत्व करता था, कौन करता था? राजा करता था। राजा को चुनता कौन था? तो समिति चुनती थी। राजा के निम्न 3 प्रकार के कार्य हुआ करते थे। किस प्रकार के? 3 प्रकार के। आप देखिए, राजनीतिक संरचना में सबसे पहले राजा ही होगा, जैसे कि अभी आधुनिक समय में क्या है, सरकार होती है, उसी तरीके से उस समय की राजा थी। लेकिन राजा को, जैसे अभी जो सरकार को चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री है उसको हम चुनते हैं, जनता चुनती है, लेकिन उस समय कौन चुनता था? वैदिक काल में समिति चुनती थी उनको। अब समिति चुनती थी तो इनके कोई कार्य भी होंगे इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या क्या कार्य हैं। समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या करना? पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। ये क्या होते थे? पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। दूसरा है क्या? न्याय संबंधित समस्त कार्यों को देखना, सबको न्याय देना। कोई चोरी कर लिया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, तो न्याय कौन करेगा? आखिर न्याय भी तो करना ज़रूरी है। किसी गरीब का धन छीन लिया, इस तरीके के अगर कांड हो जाए या इस तरीके के अपराध हो जाए, तो कोई ना कोई तो न्याय चाहिए, किसी न किसी को कोई ना कोई तो न्याय देगा। तो ये राजा ही करता था। युद्ध के अवसर पर ये सेनापति का भी कार्य करता था, युद्ध भी लड़ने जाता था। अब सभा और समिति के बारे में जान लीजिए। राजा पर समिति और सभा का नियंत्रण रहता था। जो राजा किसका नियंत्रण रहता है? तो जिस तरीके से अभी जो है न्यायालय जो है नियंत्रण रखती है, उसी प्रकार उस समय समिति और सभा नियंत्रण रखती थी। जो समिति थी वो जनता की बड़ी संस्था होती थी। जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो है अभी जो सरकार चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। उसी तरीके से ऋग वैदिक काल में जो वो चुने जाते थे, राजा चुने जाते थे, वो किसके द्वारा चुने जाते थे? तो वो जनता चुनती थी। तो इस तरीके से सभा और समिति थी। तो देखिए कैसे जो राजा होता था, देखिए ये समिति का क्या मतलब था? जनता का बड़ा हिस्सा। और सभा का क्या मतलब है? वृद्ध जनों का, जो बूढ़े लोग रहते थे उनका एक समूह होता था। इस तरीके से 2 समूह थे और दोनों क्या थे? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और दोनों का नियंत्रण जो है राजा पे हुआ करता था। इस तरीके से ये लोग देखते थे अपने कार्य को। अब राज कर्मचारी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनका कार्य चलता था। तो सबसे पहले देखिए इनका कार्य कैसे चलता था। राज कर्मचारी से राजा के प्रमुख जो कर्मचारी थे वो पुरोहित और सेनापति और सैनिक हुआ करते थे। जो कि पुरोहित जो होता था वो अपना धर्म कर्म के बारे में जानता था, सेनापति जो है सैनिक को संभालता था। राजनीतिक संगठन कैसा रहा इनका? राजनीतिक संगठन का मतलब है किस तरीके से जो समाज था वो डिवाइड था, किस तरीके से इनका संगठन बना हुआ था। तो सबसे पहले कुल थे। कुल मतलब परिवार। तो कुल मतलब परिवार होता है। राजनीतिक संगठन का जो आधार था वो क्या था? कुल था। कुलपति इसकी आज्ञा पर ही सब जो भी आज्ञा देगा सबके लिए ग्राह थी। और कुलों को मिला के ग्राम बना था। कुलों को मिला के क्या बन गया था? कुलों के संगठन से क्या बना था? जो कुल थे उनके संगठन से क्या बना था? कुलों के संगठन से बन जाएगा आपका ग्राम। और ग्राम का मुखिया कौन होगा? ग्रामीण होगा। ग्राम का मुखिया ग्रामीण और कुल का मुखिया कुलपति। इस तरह से ग्रामों को मिला के विश्व बना था। विश्व मतलब विश्व क्या होता था? ग्रामों का एक समूह होता था और इसका मुखिया कौन होता था? विश्वपति होता था। तो ये विश्व हो गया। सबसे पहले क्या है? कुल को मिला के क्या बना? ग्राम को मिला के क्या बना? विश्व जो है क्षेत्र में बड़ा होता था, बड़ी जनसंख्या होती थी। फिर इसके बाद होता था जनपद की क्या होगा? जनपद जो होते थे विश्वों को जोड़ के, जो विश्व थे सबको मिला के क्या बनना था? जनपद बन गया था। युद्ध प्रणाली। अब इनकी युद्ध प्रणाली के बारे में भी जान ले। वैदिक आर्य स्वभाव थे, ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, लेकिन अवसर पड़ने पर ये युद्ध भी करते थे। तो किस तरह की इनकी सेना कैसी थी? तो एक तरीके से पैदल थी और घुड़सवार रथी सेना भी थी। घोड़े होते थे, इनके रथों में लगे रहते थे। इसके अलावा ये बर्छे और धनुष तीर का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए। अब आर्थिक संरचना देख लेते हैं। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था इनका?
तो कृषि, पालन और पशुपालन। आर्यों का आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कृषि थी और पशुपालन। भूमि की जुताई के लिए 8 बैलों तक का 8 दिनों नहीं 8 बैलों का प्रयोग करते थे। 8 बैल एक साथ प्रयोग किया जाता था। और फसल की सिंचाई के लिए क्या किया जाता था? फसल की सिंचाई के लिए ये कुओं और नहरों का प्रयोग किया जाता था। कुआं और नहर का प्रयोग किया जाता, कुआं और नहर के जल का प्रयोग किया जाता था। और मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं थी। पशु के रूप में ये गाय, भेड़, बकरी और घोड़े आदि पाला करते थे। अब उद्योग धंधे आपके, उद्योग धंधे में क्या है? तो ये उद्योग धंधे में आपका बड़ी गाड़ियाँ, रथ, लकड़ी काटना, नक्काशी करना, लोहार धातु के बर्तन बनाते थे, सुनार सोने के आभूषण बनाते थे, कपड़ा जो है कपड़े बुनते थे, स्त्रियां जो थी वो चटाई बुनाई का कार्य करती थी, जड़ी बूटी का जो काम होता है मतलब इस तरीके के कार्य करती थी। ये आपका है निस्क। निस्क क्या था? उस समय के सिक्के थे सोने के। अब है आपका व्यापार। व्यापार कैसा था? तो व्यापार जो था इनका वस्तु विनिमय पर आधारित था। और विनिमय किसके द्वारा होता था? गाय के द्वारा। जो गाय थी उस समय की प्रमुख वस्तु थी। गाय के द्वारा इन लोग जो है वस्तुओं का जो है वस्तु विनिमय करते थे, अदला बदली करते थे। और उस समय का जो सिक्का था सोने का उसको क्या कहा जाता था? निस्क कहते थे। बेकनार या सूदखोर, मतलब जो ऋणदाता होता था वो बेकनार किसको कहते थे? तो जो सूदखोर होता था, जो ऋण देता था वो होता था, जो ब्याज के रूप में धन लेता था। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आप बिंदु देख लीजिए नदियों के बारे में। नदियों के बारे में मैंने पहले ही आपको बोला कि सप्त सिंधु प्रदेश किसको बोलते थे? 7 नदियों का समूह। तो कभी कभी एग्ज़ाम में जो है इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी नदियों का क्या नाम था। तो सबसे पहले है प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था? सिंध था। बीतस्ता नदी ये है झेलम। अश्कनी नदी चिनाब, क्या था? चिनाब था। और रुष्णिनी नदी रावी, और इसी रावी नदी के तट पर रुष्णिनी नदी के तट पर परशुनी नदी के तट पर ही क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किसका? हम अभी बताया था ना, जो दशराज्य युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर और पुरुषणी नदी के तट पर ही हुआ था। बिपाशा व्यास नदी को, सुतुद्री किस क्या थी? सतलुज नदी थी। और एक नदी है सरस्वती जो कि अब ये नदी विलुप्त हो गई है। इस तरीके से ये बहुत ही आपकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो समाप्त होती है। और हम आपको जो है इसकी जो सेकंड पार्ट है उत्तर वैदिक काल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। एक तरीके से आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। अस्कनी, बिपाशा, गंगा, यमुना, सुतुद्री, पुरुषणी और बीतस्ता, झेलम नदी, इस तरीके से इसका मैप भी है। आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका विस्तार कैसे रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता रही है, इस तरह से आर्य जो आए पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद इस तरीके से अपना विस्तार करके एक आर्यावर्त जो है इन्होंने बनाया। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल जो है बच जाता है आपका। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो ऋग वैदिक काल रहा है वो समाप्त हो गया है। फिर इसके बाद हम दोनों चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद एक टेस्ट सीरीज ले आएंगे जिसमें कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।